हेलो दोस्तों, आपको हमेशा से यही सिखाया गया है कि बड़ा लोन ना लें, क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें, खुद को कर्जे में ना डालें, सिंपली जॉब करें, सिक्योर रहें, बिजनेस ना करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आपको तो याद ही होगा कि हर्षद मेहता क्या कहता था, लाला रिस्क है तो इश्क है। चलो कुछ टाइम आपको पीछे ले चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि धीरूभाई अंबानी के पास इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आए? 1950s में उन्होंने अपने मसाले का बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, पर उन्हें थोड़े और पैसे की जरूरत लगी। तभी उन्होंने अपने पत्नी के भाई के साथ पार्टनरशिप करके थोड़े और पैसे जुटाए और फिर धीरे धीरे कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया। लेकिन उस टाइम धीरूभाई अंबानी को एक्सट्रीम कंपटीशन का सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने तय किया और रिस्क लिया। फिर उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक करवाया। जनवरी 1978 में धीरूभाई अंबानी ने 58,000 मिडिल क्लास लोगों को मनाने में कामयाब हुए, जहां पर उन्होंने 28 लाख शेयर को 10 रुपए की फेस वैल्यू से बिड किया। सिंपल मैथ से कैलकुलेट करें, लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए अरेंज किए। अब आप सोचिए कि जब 58 लाख लोग आप पर भरोसा करके आपको समर्थन देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा? लेकिन धीरूभाई अंबानी डटे रहे, उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख रुपए को लगभग 75,000 करोड़ रुपए बनाकर अपनी और दूसरों की फैमिलियों को शानदार सिक्योरिटी और ROI दिया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कैसे एक नॉर्मल बच्चा जो स्कूल ड्रॉप आउट था, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह एक ग्रैंड कंपनी बनाई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें यह सोचने की जरूरत है कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अमीर और गरीब व्यक्तियों के बीच में एक एक्सट्रीम डिफरेंस है, वो बहुत छोटा सा है। एक चीज और बताता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि क्यों 80% पैसा 20% लोगों के पास ही रहता है? क्यों अमीर लोग काम करते करते ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाते हैं, और गरीब लोग इतने ध्यान से पूरे दिन काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, कंजूसी से रहते हैं, फिर भी एक एवरेज लाइफ जीते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते और जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ता है? इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिच डैड पुअर डैड में क्लियरली मेंशन किया गया है। इसे अच्छी तरीके से समझने के बाद आप अपनी लाइफ में रणनीति चेंज करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रॉबर्ट के अनुसार एक मिडिल क्लास और एक अमीर व्यक्ति के बीच में एक्चुअल केवल एक चीज का डिफरेंस होता है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन की ज्यादा जागरूकता होती है, इसलिए वो फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये वही एजुकेशन है जो उन्हें फाइनेंशियली समृद्ध बनाने में मदद करती है। व्हाई रिच गेट रिचर में रॉबर्ट ने अपने 3 मुख्य लेसन्स पर फोकस करने के लिए कहा है, टैक्सेस, डेट और फैंटम इनकम। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। नंबर 1, टैक्सेस। एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति के बीच में पैसे का मुख्य अंतर डिस्कस करते हैं। अमीर व्यक्ति अपनी ज्यादा कमाई के बावजूद मिडिल क्लास व्यक्तियों से कम टैक्स देता है, वो भी लीगली। अभी हाल ही में मैं एक बड़े यूट्यूबर से मिला। उन्होंने बताया कि उन्हें 5 स्टार और 7 स्टार होटल में रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उनके फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें बताते हैं कि उन्हें ऑफिस के खर्चे पर ये सारी एक्सपेंसेस की डिटेल दिखाने पर उन्हें टैक्स में छूट मिलती है। टैक्स गरीब और मिडिल क्लास लोगों की इनकम का एक मेजर पोर्शन खा जाता है। USA में एक सर्वे के अनुसार टैक्सेस उनके खर्चे की लिस्ट में टॉप 3 में शामिल होते हैं, जो उनकी इनकम का लगभग 21% ले लेते हैं। इसलिए अमीर लोग जानते हैं कि उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा अगर सरकार को दे दें तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए सरकार को देने के बजाय वह अपने एक्सपेंसेस दिखाने में उनको बेनिफिट लगता है। यह बिजनेस के लिए एक ईजी उपाय है जिसमें एक्सपेंसेस दिखाओ और अपना टैक्स बचाओ। इसका मतलब यह है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बच्चों की फीस भरी या नहीं भरी, आपको घर में खाना खरीदना है या नहीं खरीदना है। पहले आपका टैक्स कटेगा, फिर आपको बाकी सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के नाम पर आप बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हो और पैसा सेव कर सकते हो। लास्ट में जो बचेगा उसी पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त ने अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस के नाम पर एक आईफोन खरीदा। अब मेरे फ्रेंड ने पैसे भी बचा लिए और पर्सनल यूज के लिए फोन भी खरीद लिया। मतलब क्या हुआ? चिट भी मेरी, पट भी मेरी। नंबर 2, डेट। डेट एक इंपॉर्टेंट उपकरण है जिसका यूज करके अमीर लोग और धनवान बन सकते हैं और मिडिल क्लास और गरीब हो सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वो बिजनेस करेंगे, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो नौकरी कर पैसे जमा करते हैं। अब क्या होता है कि वह कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं और बिजनेस के बारे में सोचते भी नहीं। हालांकि जब लोगों को गाड़ी, घर, आईफोन जैसी चीजें खरीदने का मन होता है तो वो क्या करते हैं? अब वो या तो लोन लेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने ऊपर और लायबिलिटीज ले लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। यह आप देख के समझ सकते हैं कि फाइनेंस बहुत ही ईजी है। अगर मेरे पॉकेट में पैसा आता है तो वो एसेट है, अगर मेरे पॉकेट से पैसा निकलता है तो वो लायबिलिटीज है। मुकेश अंबानी जैसे धनी व्यक्तियों के पास इतना पैसा होने के बाद भी जियो के लिए 12,850 करोड़ रुपए का लोन लिया। इसका क्या मतलब है? अब बिजनेस और डेट के बीच में क्या रिलेशन है, आइए समझते हैं।
मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे 4 या 5% इंटरेस्ट पर रखते हैं और इन्हीं लोगों के पैसे एक बड़े व्यापारी को 10 से 12% पर बैंक दे देती है। फिर उस बड़े व्यापारी ने उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाया और 20 से 30% तक बेनिफिट लिया। फिर वो 10 से 12% बैंक को चुकाता है। इसके बाद बैंक नॉर्मल लोगों को एक मिनिमल इंटरेस्ट देकर पैसे का ट्रांजैक्शन करती है। यानी ये कैसा हुआ कि बड़े व्यापारी ने लोगों का पैसे का यूज करके और पैसा कमाया। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो आपके मन में आएगा कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? ये तो बड़ी रिस्क है। लेकिन पहले जैसा बताया, रिस्क है तो इश्क है। अब अगर रिस्क की बात करें तो ऐसे तो कभी भी कोई बंदा ऑफिस के लिए निकलता है, रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब रोड पे चलना भी रिस्की है। फिर भी लोग रास्ते पर चलना बंद थोड़ी करते हैं, बस और ज्यादा अवेयर होकर चलने लगते हैं। वैसे ही आपको कैलकुलेटिव रिस्क के साथ बिजनेस चलाना चाहिए। अगर बिजनेस फेल भी हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, बैंक आपके पास पैसे वसूलने की कोशिश करेगा। फिर अगर रिकवरी नहीं कर पाए तो खुद लोगों के पैसे क्लियर करेगा, क्योंकि बैंक के पास तो आप ही के पैसे हैं। और आपको पता है कि बैंक को पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट आपकी बैंक को पैसा देगी और रिकैपिटलाइजेशन की घोषणा करेगी, जिसमें आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और आपकी ही पैसों की भरपाई आपसे ही लेके की जाएगी। है ना अजीब बात? इसीलिए रॉबर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। नंबर 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम या इनविजिबल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी इसे किसी भूत के समान कहते हैं, जो है तो सही पर दिखता नहीं है। इस तरीके की इनकम का पता वही लगा सकता है जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति को रियल एस्टेट खरीदना है जिसकी एक कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, तो उसे खरीदने से पहले उसका 20% उसे डाउन पेमेंट करना होगा। इस डाउन पेमेंट के लिए वो व्यक्ति अपनी इनकम का यूज करेगा जो इनकम टैक्स के भुगतान के बाद बची होगी। वहीं एक अमीर आदमी कभी भी अपने पैसे से रियल एस्टेट खरीदने का विचार नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि वो बैंक से लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा और इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स का अमाउंट बचेगा, इसी को फैंटम इनकम कहा जाता है। इस इनकम के लिए उस अमीर आदमी को किसी भी प्रकार की मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। फैंटम इनकम का यूज करने के लिए आप दूसरों के पैसे का यूज करें अपने बेनिफिट के लिए। यहाँ तक कि सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी संपत्ति खरीदने के लिए पैसे उधार लेते हैं, क्योंकि वह इस बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं। इसी फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8000 रेंटल प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। आइए समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए तो बड़े बड़े देशों में इंडिया ने अपने पहचान बना रखी है। फाइनेंशियल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की 23rd रैंकिंग है। रिजर्व बैंक के अनुसार इंडिया में केवल 20% लोग ही फाइनेंशियल लिटरेट हैं। अब अपन समझते हैं कि क्यों अनिल अंबानी के बैंक में करोड़ों रुपए होने के बावजूद उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आई। वैसे इसका कारण पैसा नहीं था, कारण था ढंग से मैनेजमेंट नहीं करना। ऐसा ही एग्जांपल माइक टाइसन के साथ भी हुआ कि उन्होंने शुरुआती करियर में बहुत बड़ी रकम जुटाई, बाद में वो बैंकरप्ट हो गए। सेम कंडीशन थी, मैनेजमेंट सही नहीं था, बल्कि उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए था, जो कि उन्होंने नहीं करा। ऐसा ही एग्जाम्पल अगर बढ़िया मैनेजमेंट का देखना है तो चाय सुट्टा बार के मालिक अनुभव दुबे को देखिए, जो कि कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं थे, फिर भी उन्होंने 400 आउटलेट्स खोले, 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने में सक्सेस हुए, वो भी बिना किसी फंडिंग के, ओनली बूटस्ट्रैप्ड। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा, अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं और बुढ़ापे में बच्चों की शादी के लिए और एजुकेशन के लिए पहले से ही प्लानिंग बना के रखें। आने वाले सालों में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली रूप से संघर्ष करेंगे, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में उनके पास अभी यंग पॉपुलेशन नहीं है, जिसमें कनाडा, यूएस, यूरोप शामिल है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है। जबकि बहुत सारे देश जैसे इंडिया, वियतनाम, चाइना ये फाइनेंशियल रूप से बहुत समृद्ध होने वाले हैं, क्योंकि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन बहुत यंग है। तो आइए हम सबको फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करें ताकि हम इंडिया के फ्यूचर के लिए और कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।